हेलो गाइस, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें पक्का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बस उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा बेबी दिखाया जाता है और अभी उसकी मदर उसे लेकर भाग रही थी। तभी एक लेडी गेट खोलकर कहती है कि आप लोग यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। पर जो बेबी की मदर थी वो उस बेबी को उस लेडी को दे देती है और कहती है कि मैं कुछ दवाई लेकर वापस आती हूँ। लेकिन इसके बाद फिर वो कभी नहीं आई और अभी करंटली 18 साल बीत चुके हैं। वो बेबी हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और अब वो लड़का बड़ा हो चुका है। उसका नाम शू है। हम देखते हैं कि अभी एक फेस्टिवल के दौरान वो एक मार्केट में था और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो कि उसकी सिस्टर है। उसका नाम लूशियाओ है। यहाँ पर लूशियाओ जिद कर रही थी कि उसे कैंडी चाहिए, लेकिन शू कह रहा था कि अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए हमें बचत करनी चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची पर। फिर लूशियाओ जिद करने लगती है कि इस वजह से शू उसे कैंडी दिला देता है। हम देखते हैं कि अब वो उस फेस्टिवल मार्केट के वहाँ से निकल रहे थे। तभी शू कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे आजकल बाकी ह्यूमंस के बीच कुछ सुपर ह्यूमंस दिख रहे हैं। असल में ह्यूमंस में कुछ खास नहीं है, बल्कि कुछ मंथ पहले अजीब सुपर नेचुरल पावर सभी को मिलने लगी है। ये हर किसी को तो नहीं मिल रही, पर कुछ स्पेशल लोग हैं जो कि इसे अवेकन कर पा रहे हैं। वैसे अब तभी हम सामने देखते हैं कि एक शो किया जा रहा था जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। वहाँ पर एक मैजिशियन था, या फिर जो भी कह लो, वो कुछ मैजिक ट्रिक दिखा रहा था। वहाँ पर वो फ्लेम कंट्रोल कर रहा था। असल में ये उसकी सुपर पावर है और वो इसी को ट्रिक बताकर पैसे कमा रहा था। शू और ली शियाओ उसे देखते हैं। अब लू शियाओ कहती है कि क्यों ना हम बैक स्टेज जाकर उस मैजिशियन से इस चीज की ट्रिक पूछें, क्योंकि अगर शू इन ट्रिक को सीख लेता है तो इससे फिर वो भी शो कर पैसे कमा सकता है। अब पहले शू को ये आइडिया सही नहीं लग रहा था, पर वो बाद में सोचता है कि हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है, इसलिए अब वो दोनों तुरंत ही उस स्टेज के पीछे जाने लगते हैं। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ लोग अभी उस मैजिशियन के ऊपर गन ताने हुए थे। वो लोग गन चलाते हैं। असल में उसमें बुलेट नहीं, बल्कि उसमें एक सिरप था, जिसकी वजह से वो मैजिशियन वहीं पर बेहोश हो गया था। अब शू और लू शियाओ यहाँ पर पकड़े गए थे, लेकिन वो जो आदमी था वो कहता है कि हम पुलिसमैन हैं और इस आदमी ने यहाँ पर काम करने के लिए और शो दिखाने के लिए हमारी परमिशन नहीं ली, इस वजह से हमें इसे पकड़ना पड़ा। शू ये बात जानता था कि ये एक झूठ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था और ऐसा रिएक्ट करता है कि सच में वो पुलिस है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब बाहर जाते वक्त शू मन में सोच रहा था कि शायद वो लोग उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके पास सुपर पावर है और इसी की वजह से उन्होंने उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि शू के पास कोई सुपर पावर नहीं है। अब जब वो जा रहे थे तभी लू शियाओ कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर कोई तुम्हारे पर हमला करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और इसके बदले तुम्हें बस घर पर कुकिंग का काम संभालना है। शू कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि ब्रदर कहकर बुलाओगी, लेकिन इस पर लू शियाओ साफ मना कर देती है। हम देखते हैं कि इसके बाद अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां पर लू शियाओ अभी टीवी में देख रही थी कि आजकल कम एज के लोगों को पर भी सुपर पावर मिलनी चालू हो गई है और वो उसे अवेकन कर पा रहे हैं। लू शियाओ ये देखकर शॉक थी। तभी शू कहता है कि मैं शॉप जा रहा हूँ नूडल्स लेने के लिए और इसके बाद अब वो वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो सोच रहा था कि लू शियाओ हमेशा उसकी मदद करती है। असल में जब शू की तबीयत खराब होती है तो लू शियाओ ही घर का सारा काम संभालती है, जबकि वो बहुत ही छोटी है। इस वजह से शू ज्यादातर लू शियाओ की हर बात मानता है और वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, जिससे कि लू शियाओ को जो चाहिए वो मिल सके। और जब वो जा रहा था वो यही सोच रहा था, इतने में ही सड़क पर एक ट्रक आता है जिससे उसकी टक्कर हो जाती है और शू वहीं पर नीचे गिर पड़ता है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से शू बेहोश भी हो चुका था और उसके गले में जो लॉकेट है जो कि उसकी मदर ने छोड़ा था 18 साल पहले, वो भी टूट चुका था। पर हम देखते हैं कि अचानक से उस लॉकेट के टूटने के बाद उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि शू की बॉडी में फैलने लगी थी और फिर वहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक एनर्जी शू की पूरी बॉडी को कवर कर रही थी और साथ ही साथ शू को जितना भी चोट लगी थी वो धीरे धीरे उसका दर्द भूल रहा था और अब शू अचानक से होश में आकर खड़ा हो जाता है। वो जो ड्राइवर था वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। शू उस ड्राइवर की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि वो ड्राइवर डर के मारे पीछे को हटने लगता है
हमें उसके सर पर कुछ नंबर्स भी दिखाए जाते हैं, पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि ये क्या है। ये हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। हम देखते हैं कि वो ड्राइवर डर के मारे वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसे शू एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। अब शू तुरंत ही वहाँ से वो नूडल शॉप पर जाता है और नूडल खरीद कर वापस घर लौट आता है। रास्ते में उसे जो लोग मिल रहे थे वो उसे देखकर थोड़े शॉक थे और शू उन्हें इग्नोर कर रहा था। इस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था और हमें उनके सर पर भी कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं। शू घर पर आकर लूशियाओ को बताता है कि असल में उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसे चोट लगी। लूशियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से थी। वो कह रही थी कि शू को उस ड्राइवर को खत्म कर देना चाहिए था। वैसे अब हम देखते हैं कि खाना पीना करने के बाद शू नहाने गया था। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसे जो चोट लगी थी अब वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। साथ ही उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था। अब जब वो अपने कमरे में बैठा हुआ था तब वो कोशिश कर रहा था कि वो इस पावर को फिर से महसूस कर सके, और जब उसका स्टेटस ओपन होता है तो उसके पास उसे पता चलता है कि उसकी पावर अवेकन हो चुकी है। तो वहाँ पर कई लोगों के नाम लिखे हुए थे और उनके बाजू में कुछ नंबर्स थे। असल में वही लोग थे जिन्हें शू ने थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया था और इसकी वजह से उसे वो पॉइंट मिले थे। शू यहाँ पर समझ चुका था कि अगर वो किसी को गुस्सा दिलाएगा या परेशान करेगा तो उससे उसे नेगेटिव इंप्रेशन के पॉइंट मिलेंगे, और ये शू का प्लस पॉइंट है। मतलब जितने ज्यादा उसे पॉइंट मिलेंगे शू की पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। शू सोचता है कि सच में मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर मिली है, बस अभी उसे ये नहीं पता था कि इस पावर का होता क्या है। मतलब पॉइंट तो वो कमा लेगा, लेकिन इनका यूज क्या है। वैसे हम देखते हैं कि अभी जब वो थोड़ा और अपने स्टेटस को चेक कर रहा था तो वहीं पर उसे एक स्पिन व्हील दिखता है। वहाँ पर उसके 100 पॉइंट लगेंगे उस व्हील को स्पिन करने में। शो कुछ देर वो करता रहता है और इसमें लास्ट में उसे एक फ्रूट मिलता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसे खाने के बाद शू को एक अलग ही पावर महसूस हो रही थी, जैसा कि उसकी जो इंटरनल चोट थी वो भी हील हो चुकी है और उसकी जो एनर्जी थी वो फिर से रिकवर हो रही हो। अब शू सोचता है कि मुझे और गैम्बल करना चाहिए। शू बार बार उसे स्पिन करते जा रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके सारे पॉइंट्स खत्म होने वाले थे, लेकिन जब आखिरी 100 पॉइंट्स बचे थे तभी उसे एक लाइन मिलती है जो कि सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की थी। लेकिन जब शू से पढ़ता है तो अचानक से वो अपने स्टार सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पर आकर वो शॉक था। अभी उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन असलियत में यही उसकी पावर होने वाली है। जब जब उसकी पावर बढ़ेगी तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्टेटस भी था और तभी शू को आवाज आती है उसकी सिस्टर लूशियाओ की वहाँ से चिल्ला रही थी कि ये नूडल्स थोड़े अजीब लग रहे हैं, इसमें तुमने कुछ डाला था क्या? तो शू बताता है कि इसमें उसने प्याज डाली थी। लूशियाओ इस बात से गुस्सा होती है और शू को 100 पॉइंट और मिल जाते हैं। अब शू कंफर्म हो चुका था कि उसे अपने पॉइंट कैसे बढ़ाने हैं। वैसे अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। शू और लूशियाओ इस वक्त खाना खा रहे थे। सामने टीवी चल रही थी। टीवी पर न्यूज आ रही थी कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। अब शू तुरंत उस जगह पर जाता है देखने के लिए। वैसे जब वो एक घर की छत पर चढ़ रहा था तो वहाँ पर वो उन्हीं लोगों से मिलता है जिन्हें उसने उस स्टेज के पीछे देखा था। यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन किस्मत से शू को वहाँ पर रखी एक बकेट मिल जाती है। शू कहता है कि मैं इसे यहीं भूल गया था, इसलिए मैं इसे लेने आया था। अब वो जो आदमी था उसे शू की हार्ट बीट सेम सेकंड्स में दिख रही थी। मतलब अगर शू झूठ कह रहा था तो उसका दिल धड़कना चाहिए, पर वो नॉर्मल था। इस वजह से वो आदमी उसे जाने देता है। अब शू वापस से घर पर आ जाता है। तभी उन्हें खिड़की में से कोई नीचे गिरता हुआ दिखता है। शू लूशियाओ से कहता है कि तुम बाहर मत जाना, मैं देख कर आता हूँ कि ये कौन है, लेकिन लूशियाओ ने उसकी बात नहीं मानी थी। शू जब बाहर आया था तो लूशियाओ भी इसके पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ पर शू देखता है इसके सामने वही आदमी था जो कि उस स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर वो आदमी बेहोश था। शू कहता है कि ना जाने ये कहाँ से आकर गिरा है और यहाँ आकर क्यों गिरा है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन शू नोटिस करता है कि उसके ऐसे करने से उसे पॉइंट मिल रहे हैं। इस वजह से शू समझ चुका था कि ये आदमी बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। अब शू कुछ ऐसी बातें और करता है जिसके बाद उस आदमी को बुरा लगे। फिर फाइनली शू को जब पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर वो आदमी उठ जाता है और कहने लगता है कि क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है। इस पर शू कहता है कि ये लोग बर्फ कुछ देर में पिघल जाएगी, तुम इसे पी लेना। इस बात से वो आदमी गुस्सा होता है और शू को और पॉइंट मिलते हैं। वैसे इसके बाद अब वो शू पर अपने फायर अटैक का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि शू कह रहा था कि कहीं ये फायर तुमने ही तो नहीं लगाई, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शू को और पॉइंट मिलते हैं, पर वो आदमी कहता है कि देखो मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि शू को उस फायर से कुछ हो नहीं रहा था। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे पहले ही देर हो रही है। अब वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वापस अंदर आने के बाद शू लूशियाओ
को बता रहा था कि उसकी पावर अवेकन हो चुकी है, लेकिन शियाओ कहती है कि इसका क्या फायदा, तुम तो पहले ही बहुत कमजोर हो, तुम्हें कुछ भी पावर मिल जाए लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद वो कह रही थी कि मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है और तुम वहाँ पर नहीं गए। पर इस पर शू कहता है कि हाँ ये बात सही है, पर वहाँ पे जाने से बहुत पैसे लग रहे थे और वैसे भी हमें खाने के लिए और स्कूल फीस लेने के लिए पैसे बचाने पड़ रहे हैं, तो अभी मेरे हिसाब से ऐसा किसी फंक्शन में जाना गलत होगा। वैसे अब शू वापस अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो फिर से देखता है अपने स्टेटस को, जहाँ पर उसे दिखता है कि अब वो अपने कुछ पॉइंट से एक फ्रूट खरीद सकता है। ये वही फ्रूट था जो कि उसे लॉकेट में लगा हुआ था और शू जैसे उसे खरीद कर खाता है तो वो देखता है कि वो वापस से अपने स्टार सिस्टम में आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका सेकंड स्टार अनलॉक हो रहा था। शू समझ गया था कि अभी तक उसने जितने पॉइंट्स कमाए उसकी वजह से उसका जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसे ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब वो वापस से बाहर आता है। हम देखते हैं कि अभी वो अपने फोन में अपने स्कूल फ्रेंड के ग्रुप के अंदर बाकी लोगों को परेशान कर रहा था, जिस वजह से उससे जो लड़के चिढ़ते हैं वो लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं और शू को वहाँ भी पॉइंट मिलते हैं। शू ये चीज देखकर बहुत खुश था कि वो ऑनलाइन भी पॉइंट कमा सकता है। वैसे कुछ देर बाद अभी लू शियाओ वहाँ पर आती है और वो अपने साथ एक्स लेकर आई थी। वो शू से कहती है कि हमें इन्हें कल सेल कर कुछ पैसे कमा सकते हैं। शू उसे शाबाशी देता है और कहता है कि हाँ हम जरूर जाएंगे। वैसे इसके बाद वो उसकी होमवर्क का पूछता है, जिस वजह से उसे और पॉइंट मिल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन था तब शू अकेला ही वहाँ पर एग सेल करने गया था क्योंकि उसकी सिस्टर को कोल्ड हो चुका है। वहाँ पर आने के बाद जब वो एग सेल कर रहा था तब वो देखता है कि उसके कुछ क्लासमेट्स वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इस वजह से वो शू से बात नहीं कर रहे थे। अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसका नाम ली है और वो भी शू का क्लासमेट है, लेकिन वो हमेशा शू को चिढ़ाता रहता है और अब शू भी उससे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसे और पॉइंट मिल रहे थे। यहाँ पर शू कोशिश करता है कि वो ली को ही सारे एग बेच सके, इसलिए वो उसे थोड़ा भड़काता है और आखिर में ली मान जाता है उन सभी एग्स को खरीदने के लिए, पर उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पर उनकी क्लास की पावरफुल लड़की आती है, उसका नाम चाओ है और वो यहाँ पर उसे पैसे देकर उन सभी एग्स को बाय कर लेती है ली के लिए। इसके बाद अब वो वहाँ से चली गई थी। बाद अब शू वापस अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगा था क्योंकि अभी सुबह का टाइम था और पहले ही वो एग सेल कर थोड़ा लेट हो चुका है। वैसे अब हम देखते हैं कि क्लास में जब वो बैठा हुआ था तब बाकी स्टूडेंट्स इस वक्त अवेकन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर को अवेकन किया है। शू इस वक्त मन में सोच रहा था कि अभी टोटल 6 रैंक्स हैं। ये एफ रैंक से स्टार्ट होता है और लास्ट रैंक ए पर आती है, लेकिन ए के बाद भी है, लेकिन अभी यही नॉर्मल है जो कि पाए जा रहे हैं। शो कहता है कि अभी वो एफ रैंक पर है और अगर वो धीरे धीरे करके बार बार अपनी पावर को अवेकन करेगा और खुद स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इससे उसकी रैंक धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। अब जब वो ये बात सोच रहा था उतने में ही एक उसका क्लासमेट वहाँ पर बाहर आता है और अभी क्लास वालों से चिल्लाकर कहता है कि उनकी ही क्लास के एक लड़के ने अपनी पावर अवेकन कर ली है और वो इस वक्त टेरिस पर है। हम वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि असल में जब वो लड़का अपने टीचर से आर्गुमेंट कर रहा था तभी उसकी पावर अवेकन हो गई और उसने अपनी टीचर को उठा लिया। अब वो बिल्कुल कॉर्नर पे था, इस वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए, क्योंकि ऐसे में वो टीचर को उस बिल्डिंग से नीचे भी फेंक सकता था। और वो लड़का खुद भी कह रहा था कि अगर मैं टीचर को यहाँ से फेंक देता हूँ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरी एज अभी कम है, इस वजह से लॉ भी ये नहीं कहती कि मुझे कोई सजा मिलेगी। पर शू आगे आता है, सभी को लगता है कि शू कुछ अच्छा कहेगा मगर शू उसे नियम बताने लगता है कि नहीं तुम्हें सजा मिलेगी और लॉ कैसे काम करता है। अब इस बात से वो लड़का डर जाता है और सर को वहीं पर नीचे रख देता है। वैसे शू को लॉ के पॉइंट बताने की वजह से कुछ पॉइंट मिल रहे थे क्योंकि सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था ये क्या कर रहा है। वैसे अब सर बच जाते हैं, सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक लड़की की तुम्हें कैसे पता कि वो सर को इस बिल्डिंग से नीचे नहीं फेंकेंगे। इस पर शू कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता था, मैं बस कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाकी सब तो खड़े हुए थे। अब उस लड़की को भी गुस्सा आ रहा था, शू को और पॉइंट मिल रहे थे। वैसे इसके बाद अब वो अपनी क्लास में आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उन सभी का ब्लड टेस्ट होने वाला है। अभी उन्हें रीजन नहीं बताया था कि ये क्यों हो रहा है, पर ये कहा जाता है कि सबको ये ब्लड टेस्ट करवाना कंपलसरी है। अब शू भी वो करवा कर वापस अपने घर लौटता है। रास्ते में वो उसी घर के बाहर रुका था जहाँ पर उसकी आंटी रहती है। ये वही है जिनके पास शू की मदर ने शू को छोड़ा था। वैसे अब शू खुद का खर्चा उठा सकता है, इस वजह से वो उनसे अलग रह रहा है। यहाँ पर वो उस लड़के से मिलता है जिस लड़के को उसने उस फेस्टिवल के दौरान देखा था, पर शू ने तब भी उससे
इग्नोर किया था। और यहाँ पर जब वो लड़का शू को हेलो कह रहा था तब शू फिर से उसे इग्नोर कर और पॉइंट कमा लेता है। वैसे अब जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि लू शियाओ की हालत अब और भी ज्यादा खराब है। उसे सच में बहुत ही ज्यादा सर्दी हुई है। शू अपने कमरे में वापस लौटकर कोशिश करता है कि वो कोई हीलिंग फ्रूट कलेक्ट कर सके जिससे कि उसकी सिस्टर की हेल्प हो। वो बहुत ही गैम्बल करता है और पहले तो उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉइंट बर्बाद करने के बाद फाइनली उसे कुछ फ्रूट मिल जाते हैं। अब वो आता है लू शियाओ के पास और उसे एक फ्रूट देकर कहता है कि इसे खाकर देखो। अब जब लू शियाओ उसे खाती है तो वो देखती है कि वो अच्छा महसूस कर रही है और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये चीज देखकर वो शॉक थी और कह रही थी कि क्या सच में फल उगाना तुम्हारी सुपर पावर है। वैसे वो यहाँ पर ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी फ्रूट हैं। इस पर शू उसे कहता है कि हाँ। इसके बाद वो उसे जितने भी फ्रूट उसने कलेक्ट किए थे वो सभी दे देता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें खाकर पूरी तरह से ठीक हो सकती हो। वैसे जाते वक्त शू कहता है कि चिंता मत करो, तुम भी अपनी पावर बहुत ही जल्द अवेकन कर लोगी। और यहाँ पर वो उसे अपने होमवर्क के बारे में याद दिलाता है जिस वजह से उसके जो पॉइंट्स फ्रूट्स को कलेक्ट करने के बाद बर्बाद हुए थे वो उसे वापस मिल जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शू स्कूल आया था। वहाँ पर अभी उसके जो दोस्त थे, मतलब दोस्त नहीं बल्कि क्लासमेट्स थे, वो बात कर रहे थे कि कल जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और उनसे डिसाइड किया जाएगा कि किस स्टूडेंट ने अपनी पावर अवेकन कर ली है। और इसके बाद एक अलग क्लास बनाई गई है उन सभी अवेकन स्टूडेंट के लिए, मगर वो खुद का छोड़कर शू के लिए तो बिल्कुल कंफर्म थे कि वो इतना कमजोर है कि उसने अभी तक अपनी पावर भी अवेकन नहीं करी होगी। लेकिन शू यहाँ पर उन्हें इग्नोर कर रहा था जिस वजह से उसके पॉइंट्स धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहे थे। वैसे इसके बाद अब रिजल्ट आता है और रिजल्ट जब सुनाए जाते हैं तो सभी स्टूडेंट शू का नाम सुनकर शॉक है कि उसे भी वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है। वैसे बाद में हम ये भी देखते हैं कि अभी शू की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था और अभी वो शू के पास ही बैठा था। शू उससे भी पॉइंट्स कमाने की कोशिश करता है और अब वो क्लास स्टार्ट होती है जो कि सभी अवेकन स्टूडेंट के लिए स्पेशली क्रिएट की गई थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि वही आदमी था जो कि उस मैजिशियन पर हमला कर रहा था। शू ये देखकर शॉक था क्योंकि तब उस आदमी ने कहा था कि वो पुलिसमैन है और अब यहाँ पर वो उनका टीचर है। वो आदमी यहाँ पर सभी को क्लास में वेलकम करता है और पूछता है कि क्या किसी को पोटेशियम क्ले के बारे में पता है। शू गलत जवाब देकर पहले थोड़े पॉइंट कमाता है। इसके बाद वो जो न्यू स्टूडेंट था वो वहाँ पर बताता है कि ये ऐसा मेटल है जो कि ऑरा को डिटेक्ट करता है। इस पर वो टीचर कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। असल में ये मेटल अभी अभी 17 महीने पहले ढूंढा गया है और ये इतना खास है कि अगर इसमें अपनी ब्लड की ड्रॉप डाल दें तो ये बता देगा कि आप किस रैंक पर हैं। वो लोग मेहनत कर अपने रैंक को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे इसके बाद अब जब क्लास खत्म होती है तो उन सभी को उनकी रैंक बताई जाती है। हमें पता चलता है कि शू अभी सिर्फ एफ रैंक पर है और जब ये बात बाकी सारे स्टूडेंट को पता लगती है तो वो शू पर हंसने लगे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो नया लड़का था वो शू के साथ ही घूम रहा था और वो शू पर बिल्कुल नहीं हंस रहा था। वो शू से पूछता है कि आखिर ये लोग तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, क्या तुम्हें इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर शू कहता है कि नहीं, मैं इनकी बात सुनता नहीं। लेकिन बाद में फिर शू अपने फोन से उन सभी स्टूडेंट को मैसेज भेजता है जिसमें वो उनके बारे में बुरा बुरा लिखता है। इस वजह से उनको गुस्सा आ रहा था और शू को पॉइंट्स मिल रहे थे। अब शू वापस से अपनी घर पर लौट आया था। वो यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स खा रहा था क्योंकि उसे अपना रिजल्ट सही करना था। असल में वो एफ रैंक पर है लेकिन उसने जितने भी फ्रूट्स हैं उनको खाना छोड़ दिया था जिससे कि उसकी रैंक सबसे कम रहे। लेकिन अब वो एक साथ फ्रूट खा रहा था जिससे कि जो रिजल्ट है उसे कई गुना ज्यादा उसकी रैंक बढ़ा जाए। और फ्रूट्स खाते खाते वो देखता है कि जो लॉटरी में जो फ्रूट्स मिल रहे थे वहाँ से उनका स्लॉट चेंज हो चुका है। इसका मतलब अब वो स्पिन कर और ज्यादा फ्रूट नहीं कमा सकता। बस एक अच्छी चीज ये थी कि क्या अब वो 1000 पॉइंट में दूसरी जगह से उन फ्रूट्स को खरीद सकता था। वैसे अब वो देखता है कि वहाँ जो स्पिन व्हील था उसके अंदर प्राइस चेंज हो चुके थे। वहाँ पर अभी भी कई नई चीजें आ गई थी और शू जब स्पिन करता है तो उसे वहाँ पर टूफू नाम की एक डिश मिलती है। वैसे सिल्वर चाहती थी कि वो पेन केसेस मंगाए, इसलिए शू बार बार स्पिन करता जा रहा था पर हर बार उसे टूफू ही मिल रहा था। लेकिन लास्ट में उसे कुछ अजीब सी चीज मिलती है जिसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि लू शियाओ के माइंड के अंदर चली जाती है और फिर हम उसके स्टार सिस्टम को देखते हैं। इसका मतलब उसने भी अभी अपने सुपर नेचुरल पावर को अवेकन कर लिया है पर अभी हमें उसकी पावर नहीं बताई जाती क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा कम रैंक पर है। इस वजह से उसे खुद भी अपनी पावर नहीं पता थी। अब शू वापस अपने कमरे में आ गया था और सोते वक्त वो सोच रहा था कि उसने इतनी ज्यादा स्पिन कर बहुत सारे टूफू जमा कर लिए हैं, इसका वो क्या करे। लेकिन फिर उसे आइडिया आता है कि इसे वो कल के दिन सेल कर सकता है और पैसे भी कमा
कमा सकता है। और उसके बाद अब वो सो गया था। अगले दिन वो सुबह ही मार्केट पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे सेल करता है। उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही बुरी थी पर टेस्ट अच्छा था, इसलिए जब लोग उसकी स्मेल सूंघते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। इस वजह से शू को पॉइंट मिलते हैं, लेकिन बाद में जब उसे टेस्ट करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। इस वजह से वो और ज्यादा खरीद रहे थे। अब जब सारे टोफू बिक जाते हैं तो यहाँ पर शू सीधा अपने स्कूल आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे देखकर बाकी स्टूडेंट गुस्सा हो रहे थे और जल रहे थे। इस वजह से शू को और पॉइंट मिल जाते हैं। बाद में लौटते वक्त शू एक गोल्डन मैन को देखता है जो कि इस वक्त तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। शू उनकी तरफ आता है और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सिखाऊं? तो इस पर शू कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं सीखनी। और इसके बाद शू वहाँ से चला जाता है। इस चीज से शू को और ज्यादा पॉइंट मिल चुके थे। वैसे अब शू अपने घर पर लौटता है। वहाँ पर आकर वो देखता है कि जब उसका फर्स्ट स्टार अवेकन हुआ और जब वो पूरी तरह से उसने उसकी पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया तो अब उसकी एक तलवार भी अवेकन हो चुकी थी। इसका मतलब वो उस छोटी सी तलवार का यूज कर सकता है। और वो ये देखकर शॉक था कि जब फर्स्ट स्टार पर उसे ये मिलता है तो 7 स्टार पर उसे क्या मिलेगा, और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अब अगले दिन क्लास में हम देखते हैं कि टीचर अभी अवेकन स्टूडेंट को एक स्क्रिप्ट स्टोन देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि हर स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करेगा और अपने अवेकन पावर में इसका यूज करे, उसके एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब शू घर लौटकर उसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो वो देखता है कि वो स्पिरिट स्टोन उसके सिस्टम के लिए बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है, और जो स्पिरिट स्टोन था वो वहाँ पर वेस्ट हो गया था। इसलिए शू ये सोच रहा था कि अब वो टीचर को कैसे बताएगा कि उनका दिया हुआ स्पिरिट स्टोन वेस्ट हो गया। वैसे अब अगले दिन वो फिर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर फिर से उससे वही ओल्ड मैन प्रैक्टिस करते हुए मिलते हैं। शू फिर से उनकी तारीफ करता है और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें अब भी ये चीज सीखनी है? इस पर शू कहता है कि नहीं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस वजह से उस ओल्ड मैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब शू अपने स्कूल में पहुंचता है। वहाँ पर लंच के टाइम पर वो न्यू स्टूडेंट गोल्ड अभी शू को बता रहा था कि उनकी कंट्री ने कुछ ग्रुप बनाए हैं जिन पर अवेकन लोगों को रखा जाता है। एक है अर्थ ग्रुप जिसमें सभी कॉमन अवेकन लोग रहते हैं, मतलब सेलेक्ट किए गए। और इसके बाद आते हैं हेवनली अवेकन ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ बी रैंक से ज्यादा के लोगों को रखा जाता है। साथ ही गोल्ड यहाँ पर बताता है कि जो हेवनली अवेकन ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ अभी तक 10 मेंबर ही ज्वाइन किए हैं, मतलब उनकी कंट्री में बहुत ही कम लोग हैं जो कि यहाँ तक की रैंक पर पहुंच पाए हैं। और उन सभी को जो मिस्टर टिंग है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं और वही फर्स्ट पोजीशन पर हैं। अब उसी दिन रात की बात है, हम देखते हैं कि शू अभी अपनी खिड़की से जब बाहर देख रहा था तो वो वहाँ पर एक अजीब से पर्सन को देखता है। उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उस हेवनली अवेकन ग्रुप का मास्टर टिंग है, और ये सभी उसी ओल्ड मैन के पास आए थे जिसे शू रोज चिढ़ाता है और कहता है कि उनकी तलवारबाजी बहुत अच्छी है। हम देखते हैं कि अभी मिस्टर टैंग यहाँ पर ओल्ड मैन से कह रहे थे कि उन्हें अपने ग्रुप में एक और मेंबर चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट करने आए थे कि क्या वो अब उनका हेवनली अवेकन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पर ओल्ड मैन इस पर साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं अपने लाइफ का कुछ आखिरी टाइम ऐसे ही ज्वाइन करते हुए बिताना चाहता हूँ। कि हम कई सारे रूइंस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसके रूइंस का मतलब था वो डायगोन टाइप की जगह जहाँ पर उन्हें रेयर ट्रेजर मिलते हैं, मगर इस बार भी ओल्ड मैन मना कर देते हैं और इसके बाद अब मिस्टर टैंक को वहाँ से जाना पड़ता है। शू ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि असल में ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जितना उसने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर। इसलिए वो फैसला करता है कि उसे इनसे ट्रेनिंग लेनी होगी। अगले दिन वो सुबह ही पहुंच जाता है ओल्ड मैन के पास। वो फिर से उनकी तारीफ करता है और कहता है कि क्या आप मुझे ये तलवार सिखाना चला सकते हो। ओल्ड मैन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, मगर शू कहता है कि देखिए, मैं आपसे सीख रहा हूँ मगर आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। ओल्ड मैन के पास कुछ काम नहीं था, वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं कि हाँ मांगो, क्या मदद चाहिए। शू कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ या फिर कुछ भी सामान बेचता हूँ, उतने टाइम आपको मेरी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। और अब वहाँ पर लू शाओ भी आ जाती है। इसके बाद वो ओल्ड मैन से कहता है कि आपको बस इसकी पढ़ाई का होमवर्क का ख्याल रखना होगा, बाकी काम ये खुद कर लेती है। इस चीज पर लू शाओ भी बहुत ज्यादा एंग्री थी और ओल्ड मैन भी, लेकिन फिर वो बाद में मान भी गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शू अभी स्कूल में था और उसका जो न्यू दोस्त था, यानी कि वो न्यू स्टूडेंट, वो उसे अभी एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें रैंक ई का एक लड़का जो कि अपनी पावर को अवेकन कर चुका है, वो इस वक्त अपनी पावर को क्राइम के लिए यूज कर रहा था, जो कि गलत है। वैसे तभी शू नोटिस करता है कि उसके पॉइंट्स अपने आप ही बढ़ रहे हैं। उसे नाम भी दिखता है कि वहाँ पर वो ओल्ड मैन का नाम
नाम लिखा हुआ था, उन्हें हम मास्टर ली कर बुलाएंगे। तो यहाँ पर उसे सारे पॉइंट्स मास्टर ली की तरफ से मिल रहे थे। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब वो वापस अपने घर लौटता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि लू शियाओ मास्टर ली को परेशान कर रही थी और इस वजह से शू को पॉइंट मिल रहे थे। असल में शू की वजह से ही लू शियाओ की सुपर पावर अवेकन हुई है। इस वजह से उनकी जो स्टार सिस्टम है वो कनेक्ट है, और अगर अब लू शियाओ किसी को भी गुस्सा दिलाती है तो जो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं वो सारे शू को मिलेंगे। वैसे इसके बाद अब लू शियाओ वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अब मास्टर ली शू से कह रहे थे कि हमें अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन शू कहता है कि अभी जो उसके टीचर हैं वो उसे ऐसी ट्रेनिंग करा रहे हैं जिसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसलिए उसे हिसाब से अभी उन्हें ये नॉर्मल ट्रेनिंग करनी चाहिए। पर मास्टर ली कहते हैं कि नहीं, भले ही वहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी मसल मेमोरी ठीक नहीं हुई है, तुम्हें फाइटिंग स्टाइल आनी चाहिए, तभी तुम किसी को हरा पाओगे। शू कहता है कि ठीक है, और तुरंत ही वो वेट उठा लेता है। और इसके बाद अब वो तैयार था मास्टर ली से ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मास्टर ली कहते हैं कि तुम्हें पहले तलवार को नॉर्मली घुमाना होगा। पहले मास्टर ली ये कर दिखाते हैं और वो इसमें बहुत माहिर थे, और वो कहते हैं कि तुम्हें इसे 1000 बार घुमाना होगा। शू लग जाता है यही करने में। उसे इस चीज में बहुत ही देर लगती है, लेकिन फिर 1000 तक पहुंचने पर उसकी स्पीड और रिफ्लेक्स बहुत ही तेज हो चुके थे। अब वो कुछ देर के लिए रुकता है। यहाँ पर मास्टर ली उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे लिए पावर का क्या मतलब है। तो शू कहता है कि पावर वही है जब कोई व्यक्ति किसी भी रूल को तोड़ दे और कोई भी उससे कुछ ना कह पाए। मास्टर ली कहते हैं कि हाँ, एक तरह से तुम सही कह रहे हो, मगर ये बात अभी सही है कि अगर तुम्हारे पास इतनी पावर आती है तो उसके साथ तुम्हारे ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, इसलिए अपनी पावर के आने के बाद भी तुम्हें इस चीज को नहीं भुलाना है कि तुम्हें सबकी रक्षा करनी होगी। पर शू इस पर कहता है कि नहीं, मैं बाकी सबकी चिंता क्यों करूं, मुझे सिर्फ लू शियाओ की चिंता है। और वैसे ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता कि हम दोनों ने इस तरह से टाइम गुजारा है, बाकी लोगों ने कभी हमारी मदद नहीं की। मास्टर ली हंस रहे थे और मन में सोच रहे थे कि सच में इसे बहुत मुश्किल होगा समझने में कि इसके पास क्या पावर है और इसका यूज वो कैसे करेगा। अब अगले दिन का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि शू अभी स्कूल गया था और मास्टर ली लू शियाओ को कुछ पढ़ा रहे थे। लू शियाओ आज अच्छे मूड में थी, इसलिए उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम यूजिन है और असल में ये हेवनली अवेकन ग्रुप का मेंबर है। और जैसे ही यहाँ पर आता है तो मास्टर ली इसे हेलो कहते हैं और वो लू शियाओ से भी इसे हेलो कहने को कहते हैं, लेकिन लू शियाओ उसे हेलो नहीं कह रही थी। ये चीज देखकर यूजिन थोड़ा सा गुस्सा था, मगर वो कुछ कह नहीं रहा था। मगर इसी चीज में जो पॉइंट थे वो सीधा शू को मिलते हैं। शू देखता है कि उसे यूजिन की तरफ से पॉइंट मिले हैं। वो तुरंत ही समझ गया था कि यूजिन कौन है, क्योंकि उसे पहले से इसके बारे में पता था। वो तुरंत वहाँ से भागकर यहाँ आता है और यहाँ पर आकर वो देखता है कि मास्टर ली और यूजिन बात कर रहे हैं। यूजिन अभी मास्टर ली से कहने के लिए आया था कि हेवनली रूइंस ओपन होने वाला है, अगर आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो तो कोशिश करना कि आप बीच में भी ना आओ। वैसे उसे पता था कि मास्टर ली शू को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो शू को देखते हैं तो उसे याद था कि ये एफ रैंक पर है, इसलिए वो कहता है कि तुम अभी बहुत ही कम रैंक पर हो, हमें तुमसे कोई खतरा नहीं है। और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। अब मास्टर ली और शू बैठे हुए थे। मास्टर ली कह रहे थे कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा रैंक पर था, लेकिन तुम फिर भी बिल्कुल नहीं घबराए। मैं शौक हूँ कि आखिर तुम असलियत में किस रैंक पर हो। वैसे इसके बाद अब शू को और ली शियाओ को दोनों ही वो पोटेशियम वाला केमिकल देते हैं और कहते हैं कि इसको चेक करके बताना कि तुम्हारा रैंक क्या है। अब शू और लू शियाओ उसे ले आए थे। रात को वो उसमें अपनी ब्लड की एक ड्रॉप डालते हैं और चार्ट को देखने लगते हैं कि आखिर वो किस रैंक पर है। मगर यहाँ पर जो शू की टेस्ट ट्यूब थी वो अचानक से कलर बदलती है और इसमें बिल्कुल अलग ही कलर आ रहा था, जो कि उस चार्ट में भी कहीं नहीं था। ये चीज देखकर शू भी शॉक था। वो पहले तो बाहर आता है, लेकिन फैसला करता है कि मास्टर ली को वो इस बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि मास्टर ली को बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग जानते हैं और अगर वो शू की पावर को जानेंगे तो शू के पीछे पड़ जाएंगे। इस वजह से वो यहाँ पर झूठ कह देता है और मास्टर ली उसकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसी रात की बात है। हम देखते हैं कि शू अभी कल्टीवेशन कर रहा था और इस चीज में उसकी सेकंड लेयर अनलॉक हो चुकी थी और इसके अनलॉक होते ही उसे एक स्पेशल पावर मिली है जो कि उसकी बॉडी को ग्लो कर रही थी। असल में ये पावर ऐसी है कि जो शू की कोई इंजरी लगती है तो ये उसे अपने आप ही हील कर देगी। ये उसे बैटल में काम आएगी, क्योंकि शू को खुद ही हील करने के लिए या फिर रुकने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तभी हम देखते हैं कि इस वक्त लू शियाओ सो रही थी और सोते हुए वो अचानक से अपनी पहली लेयर को अनलॉक कर लेती है। उसकी पहली लेयर की अनलॉक होते ही उसके पास सब पावर आ चुकी थी। अब वहाँ पर वो खड़ी हो गई थी और अभी वो होश में नहीं
नहीं थी। शू पूछता है कि वो होश में आती है। अब हम उसकी पावर को जानते हैं। हमें पता चलता है कि असल में लू शाओ किसी भी डेड क्रिएचर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर उसके स्टार सिस्टम में जो ब्लैक होल है वहां पर उसे एनर्जी को बेच सकती है, और इसके बाद वो कभी भी उस एनर्जी का यूज कर वो जो भी चीज है उसकी स्पिरिट को वहां पर समन कर सकती है। अभी नॉर्मल रैंक के लिए आसपास की कोई चींटी थी जो कि डेड थी, और उसकी जो स्पिरिट थी वो लू शाओ के पास आ चुकी थी। लू शाओ तुरंत ही उससे एक चींटी क्रिएट कर लेती है। ये सब स्पिरिट फॉर्म में थी मगर ये असली लग रही थी। अब वो कोशिश करती है कि क्या वो ऐसी 2-3 चींटियों को स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इससे हमें पता चलता है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पिरिट को कंट्रोल कर सकती है। पर अब जब वो बाहर आती है तो उन्हें वहाँ पर एक बर्ड भी मिलती है, और हम देखते हैं कि लू शाओ उस बर्ड की भी स्पिरिट को कंट्रोल कर पा रही थी। इस चीज से लू शाओ को ये पक्का हो गया था कि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितनी भी देर तक इन स्पिरिट को यूज कर सकती है। और साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि भले ही वो कितनी भी पावरफुल स्पिरिट को वो उसे कंट्रोल कर लेगी, पर अभी ये चीज कंफर्म करनी थी। इसलिए वो शू से कहती है कि क्या हम कब्रिस्तान चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी स्पिरिट मिल जाएगी। पर शू मना कर देता है और उसे तुरंत ही एक फार्म हाउस लेकर जाता है जहाँ पर उसे एक पिग की स्पिरिट मिलती है। अब वो वापस घर लौट आते हैं। लू शाओ अपनी पावर से उस पिग की स्पिरिट को क्रिएट करती है। शू उसे पंच करता है। वो देखता है कि वो उसे पंच भी कर पा रहा था। इसका मतलब अगर वो पिग के थ्रू या फिर पिग के अलावा भी किसी बड़ी स्पिरिट को कंट्रोल कर ले और फिर उससे अटैक करे तो सामने वो किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है। वैसे इसके बाद अब वो खाना खाने लगे थे। शू यहाँ पर थोड़ा खुश लग रहा था। इस चीज पर लू शाओ पूछती है कि क्या हुआ, आज तुम बड़े खुश हो। शू कहता है कि मैं इसलिए खुश हूँ कि अब हमें खाना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में शू अपने स्टार सिस्टम से कनेक्ट किए हुए वो जो खाने की चीजें हैं अब उन्हें अपने पॉइंट्स में खरीद सकता है। इस वजह से उन्हें उन चीज के पैसे नहीं देने पड़ते। दूसरी चीज में जो नॉर्मल बाजार में न्यूट्रिशन वाली चीज मिलती है उनसे ये कई गुना ज्यादा अच्छी है। इसलिए शू अभी थोड़ा खुश था। अब बस सोच रहा था कि अगर कैसा हो कि वो जिस घर को रेंट पर लेकर रह रहे हैं उसी घर को वो खरीद ले या फिर उससे भी कोई अच्छा घर खरीद ले, क्योंकि अब उसके पास थोड़े थोड़े पैसे बचने लगे थे। वैसे घर के लिए तो उसे बहुत पैसे चाहिए थे, पर सोचने में क्या जाता है। और जब वो ये सोच रहा था तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत ही चेक करने के लिए जा रहा था ये चीज क्या थी, लेकिन लू शाओ को भी ये चीज महसूस हुई थी। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो दोनों वहाँ उनके घर के पास जो ब्रिज है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से थोड़ी ही दूर वो देखते हैं कि अभी शू के टीचर मिस्टर फे और कुछ ब्लैक कोट पहने हुए आदमी अभी एक ग्रुप से लड़ रहे थे। ये ग्रुप चोर का ग्रुप था और यही वो ग्रुप था जो कि क्राइम फैलाए हुए था। हमें पता चलता है कि उस ग्रुप में एक लड़का भी रैंक डी पर है जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो अब वो ये लोग उस पर हमला कर रहे थे। उसके जो बाकी के दोस्त थे वो अभी उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब उन चोरों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पैसे तो कहीं छुपा दिए थे, लेकिन अभी वो पैसे ले जाने के लिए सही टाइम नहीं था, क्योंकि वहीं पर मिस्टर फे और बाकी लोग वो जाकर छुप जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग सभी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है उनके लिए, खुद ही जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से कोई रास्ता नहीं बचा था और उन्हें वहाँ पर उन लोगों पर फिर से हमला करना पड़ा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू लू शाओ से कहता है कि उसे वापस घर लौटना चाहिए और लू शाओ मान भी जाती है। अब यहाँ पर उन चोरों के बीच और ब्लैक कोट वालों के बीच लड़ाई हो रही थी। शू भी अब वहाँ पर आ गया था और इस वक्त उसने अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर रखी थी, जिस वजह से उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी। कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था कि आखिर ये है कौन। शू अभी बाकी उन चोरों से लड़ रहा था और जो मैन रैंक डी का चोर है वो ब्लैक कोट वाले से लड़ रहा था, लेकिन ब्लैक कोट वाला उसे हरा नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी रैंक और रैंक दोनों ही बहुत कम है। हम देखते हैं कि शू ने अब बाकी उन दोनों चोरों को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर उस डी रैंक वाले ने अभी बाकी सारे ब्लैक कोट वाले को हरा दिया था और सारे ब्लैक कोट वाले बेहोश हो चुके थे, यहाँ तक कि मिस्टर फे भी। और इसके बाद शू वहाँ पर आता है। अब शू को कोई डर नहीं था कि कोई उसे देख लेगा, क्योंकि कोई भी वहाँ पर था नहीं। शू तुरंत ही उस मैन डी रैंक वाले से लड़ाई करने के लिए जाता है। लड़ते वक्त हम देखते हैं कि शू के एक पावरफुल ब्लो की वजह से उस डी रैंक वाले लड़के का हाथ की हड्डी टूट जाती है और यहाँ पर वो मारा जाता है। शू बिल्कुल शॉक नहीं था क्योंकि उसे अपनी पावर पर पूरा भरोसा था। इसके बाद वो तुरंत ही घर आता है और लू शाओ से कहता है कि हमें फिर से उसी लोकेशन पर चलना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर कुछ स्पिरिट मिल जाएंगी। लू शाओ ये देखकर शॉक थी कि पिछली बार जब उसने ये सब कहा था तो शू उसे पिक के पास ले गया था, इसलिए उसे भरोसा नहीं था। पर शू कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अब जब वो बाहर निकलते हैं तभी उन्हें मास्टर ली मिलते हैं। मास्टर ली पूछते हैं कि आखिर तुम जा
कहाँ रहे हो। तो इस चीज पर वो झूठ कह देते हैं कि वो खाना खाने जा रहे हैं। मास्टर ली कुछ नहीं कहते और इसके बाद अब हम देखते हैं कि जब लू शियाओ और शू वहाँ पर उस स्पॉट पर पहुँचते हैं तो लू शियाओ वहाँ से उसे सबसे ज्यादा पावरफुल यानी कि वो डी रैंक वाले की स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लेती है। शू कहता है कि क्या तुम अभी इसे यूज करके देख सकती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अभी मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ, ये चीज मैं कल करूंगी। शू कहता है कि ठीक है। अब वो घर जाने लगे हैं, लेकिन लू शियाओ कहती है कि नहीं, अभी हमें पहले बाहर खाने जाना चाहिए। पर शू कहता है ये तो बस हमने झूठ कहा था, हम ऐसे पैसे वेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। पर लू शियाओ कहती है अगर हम खाली पेट घर गए तो मास्टर ली को फिर से शक हो सकता है, और अब वो बार बार कह रही थी इसलिए शू को भी हाँ करने पड़ती है। अब ऐसे ही किसी शॉप पर चले जाते हैं जहाँ पर खाना थोड़ा सा सस्ता था, बस सस्ता बस कहने के लिए, बल्कि वो फिर भी बहुत ही महंगा था। शू कह रहा था तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पॉइंट से भी खाना खरीद सकते हैं, यहाँ पर तुम थोड़ा बहुत खा लो, फ्यूचर में हम फिर पार्टी करेंगे। लेकिन इस पर लू शियाओ कहती है कि नहीं, वैसे शू कह रहा था मुझे कभी कभार लगता है कि अगर तुम किसी ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में होती वहाँ पर तुम ज्यादा खुश होती, क्योंकि वहाँ तुम्हें पेट भर खाना मिल सकता था और तुम्हारे दोस्त भी होते। मगर इस पर लू शियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि नहीं, मुझे खाने या कपड़े से, किसी रहने की जगह से कुछ नहीं, तुम मेरी फैमिली हो और इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर इसके बाद हमें एक इंसिडेंट बताया जाता है। असल में ये बहुत पहले की बात है, ऐसे ही सेम हालात थे। शू की एज भी थोड़ी सी कम थी और उसे आइडिया भी नहीं था कि उसे पैसे कैसे कमाने हैं। इस वजह से वो लू शियाओ को छोड़ देता है जिससे कि वो खुद अकेले खुश रहे और शू तो कैसे न कैसे अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन शू की लाइफ मुश्किल थी, पर साथ ही साथ लू शियाओ की लाइफ ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। लू शियाओ ने बहुत ही मुश्किल से घूमते घूमते शू को ढूंढा और उसके बाद फिर से उनकी लाइफ थोड़ी सी ठीक हुई। उन्होंने किसी तरह से घर रेंट पर लिया। शू रोज स्कूल से पहले सामान सेल कर रहा था और पैसे कमाता था जिससे कि वो रेंट पे कर सके, और इसके बाद जो पैसे बचते उससे वो खाने की चीजें खरीदता। साथ ही साथ फिर स्कूल की भी थोड़ी फीस रहती। अभी उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी, अब उनकी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़े खुश थे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब शू की तबीयत खराब रहती थी तब लू शियाओ ने ये सारा काम संभाला है और वो कह रही थी कि अगर तुमने ऐसी बात फिर से की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन शू कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि रहने के लिए एक घर खरीदा जाए क्योंकि हम रेंट पे कर कर कभी खुश नहीं रह सकते। और वो साथ ही साथ उसे प्रॉमिस भी करता है, जिसके बाद लू शियाओ चुप हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी डिस्कशन चल रहा था उन चोरों के ग्रुप के बारे में। तब एक बंदा वहाँ पर बताता है कि एक लड़का जो कि शैडो ने कवर कर रखा था वो कहाँ पर है। वो वहाँ पर आकर उन सभी लुटेरों को हरा गया। ये बात सुनकर बाकी लोग शॉक थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजिन भी था और वो भी थोड़ा शॉक लग रहा था क्योंकि असल में हेवनली अवेकन ग्रुप में टोटल 7 मेंबर है जो कि रैंक सी तक है, और अगर किसी ने रैंक डी के अवेकन लड़के को हराया है तो इसका मतलब वो रैंक सी पर होगा। पर ये पता लगाना मुश्किल था क्योंकि उनके बीच में से ये काम किसी ने नहीं किया, और अगर कोई और है तो एक और दिक्कत की ये बात थी जो कि वो कम एज का था, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज तो नोटिस कर ली थी। पर यूजिन ये चीज सोच रहा था कि इतने कम एज में अगर कोई रैंक सी पर पहुंच गया है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वैसे इसके बाद अब बात बदलती है। वो लोग अभी बात कर रहे थे उस ओपन होने वाले रूइन के बारे में। वो फैसला करते हैं कि वहाँ पर कौन जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा भी हो सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं शू अभी अपना वही टूफो सेल करने के लिए आया था। बस प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ पर टूफो तो बहुत ही ज्यादा लोग खरीद रहे थे, पर अब उन्हें उस टूफो की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से सेल तो अच्छी होती है और शू को पॉइंट नहीं मिलते और पैसे को वो टूफो खरीदने में यूज ही नहीं कर सकता था। उसे चाहिए पॉइंट थे, तभी वो और टूफो खरीद कर सेल कर पाएगा। लेकिन बाद में वो लोग को खाली डिब्बा दिखा दिखा कर थोड़े बहुत पॉइंट कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो घर लौट के आया था तो रात के टाइम लू शियाओ उसे डी रैंक वाले आदमी की स्पिरिट को क्रिएट करते हैं। शू देखकर शौक था कि सच में उसने उस आदमी की स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया। लू शियाओ बताती है कि वो इसकी मदद से हमला भी कर सकती है, पर शू कहता है यहाँ पर नहीं क्योंकि यहाँ घर डैमेज हो सकता है और ये उनका घर नहीं है। वैसे लू शियाओ ये भी बता रही थी कि जब उसने बाकी सारे चारों की मेमोरी को देखा तो उसे पता चल गया था कि उन्हें जो पैसे चोरी किए थे वो उन्होंने कहाँ छुपाए हैं, और अगर वो चाहे तो उसे लेने जा सकते हैं क्योंकि वो इतना पैसा है कि इससे वो आराम से एक घर खरीद लेंगे। और शू कहता है कि उसे इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो घर खरीदेंगे तो खुद के पैसों से और खुद के कमाए हुए पैसे से खरीदेंगे, ना ही इस तरह से किसी और के पैसों से। अब लू शियाओ इस बात से खुश थी और इसके बाद वो फैसला करता है कि वो जाकर उस पैसे को पुलिस वालों को दे देगा। वैसे हम देखते हैं कि शू को घर किसी भी कीमत पर खरीदना था। वो प्राइस चेक कर रहा था, उसे पता चल
चलता है कि एक जगह पर घर मिल रहा है जो कि 2,40,000 युआन का है। वहाँ पर युआन करेंसी चलती है और शू अपने दोस्त को यानी कि उस क्लासमेट को उसके बारे में बता रहा था कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका जो दोस्त था वो उसे अच्छी तरह से समझता है कि उसे घर बहुत देख कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है वो अलग अलग टाइप में डिवाइड है। मतलब कुछ सस्ती जगह रहती है वो नॉर्मल है, जिसका मतलब कुछ खास नहीं कहा जा सकता, पर कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहती है, वो थोड़ी महंगी आती है। यहाँ पर वो एग्जाम्पल के तौर पर उनकी क्लास के वो लड़का ली उसके बारे में बताता है कि जैसे कि उसकी फैमिली रिच है और उन्होंने जो जमीन खरीदी है वो उन्होंने देखकर नहीं खरीदी, इस वजह से वो जमीन है तो बड़ी और अच्छी भी, लेकिन वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, मतलब एनर्जी ज्यादा है। पर अगर वो लोग ज्यादा वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बॉडी को इफेक्ट करेगी, इसलिए सब चीजें देखकर ही उन्होंने जगह खरीदनी चाहिए। और यही सलाह वो शू को दे रहा था कि अगर तुम भी कोई जगह खरीदो तो देख कर खरीदना कि वो जगह अच्छी ही हो। वैसे अब ये टॉपिक खत्म होता है और अगला टॉपिक चालू होता है और शू के वो दोस्त उसे बताता है कि अभी वहाँ पर हेवनली अवेकन ग्रुप का एक मेंबर आने वाला है और वो सभी को स्पिरिचुअल स्टोन देगा। शू ये सुनकर शौक था। अब हम देखते हैं कि सभी को नीचे जमा किया जाता है और जो मेंबर वहाँ पर आ रहा था वो असल में बी रैंक का है और वो जब आगे बढ़ रहा था तभी उसे अचानक से कुछ सेंस होता है और शू को भी एक पावर सेंस होती है। वो तुरंत ही उधर स्टूडेंट के बीच देखता है, मगर शू थोड़ा पीछे था इसलिए उसे वो दिखा नहीं और नॉर्मली ऐसे उसे पता भी नहीं चलता। अब वो आदमी वहाँ पर आके कुछ स्पीच वगैरह देता है और इसके बाद उनकी चालू होती है क्लास। अभी क्लास में सारे अवेकन वाले स्टूडेंट थे। यहाँ पर आकर वो आदमी बताता है कि सभी स्टूडेंट को उनके रैंक या फिर पोटेंशियल के हिसाब से स्पिरिट सोन दिए जाएंगे। उन्हें हर महीने कुछ स्पिरिट सोन देंगे, जैसे कि उनका जितना पोटेंशियल है रैंक सी तक का तो उन्हें एक स्पिरिट सोन मिलेगा, जिनका बी है उन्हें 2 और ए वालों को भी 2। यह स्पिरिट सोन सच में बहुत महंगे हैं, इस वजह से वो उन्हें ज्यादा स्पिरिट सोन नहीं दे सकते, मगर अभी शुरुआत में सभी स्टूडेंट को 2-2 स्पिरिट सोन दिए थे, भले ही उनका पोटेंशियल कितना भी रैंक का हो। शू खुश था और अब वहाँ से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि शू अभी अपने दोस्त से कह रहा था तुमने बताया था कि ये स्पिरिट सोन महंगे होते हैं, तो क्या मैं इन्हें सेल कर सकता हूँ? अब इस चीज पर शू का दोस्त कहता है कि हाँ, ब्लैक मार्केट में सेल हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा फ्यूचर है, तुम इसे सेल क्यों कर रहे हो? पर शू कहता है कि तुम ही सोचो कि अगर मैं सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता हूँ तो कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें सेल कर किसी भी तरह अपना एक घर खरीद लूं जहाँ पर मुझे रेंट की चिंता ना करनी पड़े, खाने का मैं देख लूंगा और इसके बाद फिर मेरे पास फ्री टाइम रहेगा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का। वैसे असली कारण तो यही था कि शू के पास जो फ्रूट्स खरीदने की पावर है वो पॉइंट से जो महंगे फ्रूट खरीद सकता है वो ज्यादा कम है, जबकि उसे पहले भी इसी तरह का स्पिरिट सोन दिया गया था, लेकिन जब उसने उसका यूज किया तो स्पिरिट सोन डिस्ट्रॉय हो गया और उसका कुछ फायदा भी नहीं हुआ। वैसे अब शू का दोस्त उससे कह रहा था कि वैसे तो इन्हें सेल करना नामुमकिन है क्योंकि ये खुद हेवनली अवेकन ग्रुप की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं और इन सभी स्पिरिट सोन का एक नंबर होता है, लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट इन्हें सेल कर सकती है, बस थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे शू का दोस्त उसे ये भी बताता है कि इनकी कीमत करीबन एक स्पिरिट सोन की 100,000 युआन होगी। अब शू कहता है कि नहीं, मुझे ये कम से कम 1,20,000 युआन में बेचना है और इसके बाद जब उसका दोस्त फोन पर बात करता है और थोड़ी बहुत रिसर्च करता है तो फाइनली उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो कि उसे खरीद सकता है। अब शू के पास टाइम नहीं था पर वहाँ पर जाने के लिए, इसलिए शू तुरंत अपने वो दोनों स्पिरिट सोन उसे उसके दोस्त को दे देता है और कहता है कि तुम ही इनको सेल कर देना। ये देखकर उसका दोस्त शॉक था, वो कहता है कि ये बहुत महंगे हैं, तुम इन्हें मुझे दे रहे हो, लेकिन इस पर शू कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद अब उसका दोस्त उन्हें रख लेता है। वैसे एक और बात, 1,20,000 युआन का एक स्पिरिट सोन, इसका मतलब 2 स्पिरिट सोन 2,40,000 युआन के होंगे और शू ने जो घर देखा था उसकी कीमत भी इतनी ही है। इसके बाद अब शू वापस अपने घर लौट आया था। अभी वो मास्टर ली के साथ बैठा हुआ था और हम देखते हैं कि लू शाओ भी वहीं पर भी थी। तभी वो सामने देखते हैं कि उस मतलब मास्टर ली के घर के अंदर से वही सेम आदमी बाहर निकला है जो कि अभी शू के स्कूल में आया था। वही रैंक बी का मेंबर है। वो वहाँ पर असल में कुछ मेडिसिन रखने के लिए आया था। अब वो मास्टर ली से कहता है कि जो कि एक अजनबी लड़का पकड़ा गया है, मतलब जो रैंक सी पर है, जिसे उन्होंने अभी सिर्फ देखा है और उसे ढूंढने की तैयारी चल रही है। उसकी जो टेक्निक्स थी वो लगभग आपकी तरह ही थी। असल में जब वो शू उन बाकी चोरों से लड़ रहा था तब वो उन ब्लैक कोट वाले ने उसे देखा था, इसी वजह से वो समझ गए थे कि ये तो मास्टर ली की तकनीक है। पर मास्टर ली का कोई स्टूडेंट ऐसा क्यों करेगा, इस वजह से अभी वो उन पर डाउट नहीं कर रहे थे। साथ ही वो रैंक बी का आदमी ये भी बताता है कि रूइन बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है और अभी उन्होंने दोनों स्केलेटन मॉन्स्टर को देखा है जो कि चल रहे थे और उनका रैंक चेक किया जाए तो वो ई रैंक पर है। वैसे
बस इसके बाद अब वो वहाँ से चले गए थे और शू और लू शाओ वापस से अपने घर पर आते हैं। यहाँ पर शू लू शाओ को एक सेल फोन देता है। उसने 2 साल पहले खरीदे थे, एक लू शाओ के लिए और एक खुद के लिए, जिससे कि एक इमरजेंसी के टाइम में वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। साथ ही शू उसे बताता है कि उसके पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और वो अमाउंट भी दिखाता है और कहता है कि कल मैं एक नया घर खरीदने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हमें रेंट के घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे लू शाओ को इस बात पर यकीन नहीं था। वो लू से पूछते कि क्या तुम सच कह रहे हो? इस चीज पर शू कहता है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब लू शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे हम उसी रात का सीन देखते हैं कि शू अभी और कल्टीवेशन करते हुए अपने स्टार सिस्टम को ज्यादा बढ़ाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू शाओ अभी सो रही थी, तभी एक डार्क क्लाउड उसकी बॉडी में चला जाता है, मगर अभी कुछ नहीं हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शू जब प्रॉपर्टी के सब काम संभाल के आता है, तभी बाहर निकलने के बाद उसे लू शाओ का मैसेज आता है। वो कह रही थी कि जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। शू उसके लिए तैयार था, पर तभी उसे एक और फोन आता है जिसमें सभी अवेकन वाली क्लास के मेंबर्स को अर्जेंट बुलाया था। अब शू वहाँ से निकल जाता है और लू शाओ से कहता है कि वो नहीं आ पाएगा, मगर इसके बाद ही ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।